Welcome to this amazing podcast series by BizTrees, a premium networking business platform based out of Ahmedabad with 200 plus business professionals. This podcast series is under the Business League Circle of Collaboration, Journey of Victory. As a part of this podcast, we have an amazing guest today, Mr. Prayesh Shah. He's a veteran stock marketist, a business partner for Gujarat State for Ashika Stock Broking Limited, a Kolkata-based broking firm. He can help you trade in international stocks. His services are 100% online and 100% paperless. Let's welcome Mr. Prayesh Shah. Welcome Mr. Shah to the podcast. Prayesh Shah, आपने ये जर्नी कब कैसे स्टार्ट की उसके बारे में आप बताइए. एक्चुअल में भाग्य भी ऐसा है कि सबको मालूम है कि 2008 में जब रिलायंस पावर का लिस्टिंग हुआ था तब एक बहुत बड़ा मंदी का माहौल छा गया था. तो जब कहते हैं ना कि जब वर्स्ट होता है ना उसमें बेस्ट की अपॉर्चुनिटी होती है. तो उस टाइम सब वर्स्ट चारों ओर चल रहा था. बहुत सारी कंपनियां अपनी ब्रांचेस बंद कर रही थी और बहुत लोग स्टॉक मार्केट को छोड़ के भाग रहे थे. उस टाइम पे हमारी कंपनी ने एक बहुत अहम डिसीजन लिया कि अपने जितने भी ब्रांचेस हैं ना उसको बिजनेस पार्टनर में कन्वर्ट करो और उनको ये अपॉर्चुनिटी दो कि वो भी बिजनेसमैन बने. और हमारी कंपनी के चेयरमैन मिस्टर पवन जैन, उन्होंने सब जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर थे उससे पहले के, उसके बाद में जो ब्रांच मैनेजर थे, रीजनल, सबको समझाया कि वर्स्ट में ही बेस्ट की अपॉर्चुनिटी छुपी होती है. अगर आज आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे कि जिसके कारण आपको आने वाले कई सालों तक फ़ायदा होगा और आप खुद एंटरप्रेन्योर बन के उभर सकेंगे. तो उस टाइम पे हम भी चिंता में थे कि इतना बड़ा सेटबैक चल रहा है, सभी जगह पे सब लोग लॉस में चल रहे हैं और हम ये अपॉर्चुनिटी लेंगे तो हमको आने वाले दिनों में कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. तो उन्होंने हमको 15-20 दिन का टाइम दिया कि आप एक कैलकुलेशन करो, फिर हम साथ में बैठेंगे, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा कंपनी की ओर से, क्योंकि हम आपके साथ, हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं आपको, लेकिन एज ए बिजनेसमैन के तौर पे जोड़ना है आपको. बोला ठीक है. हमने वर्कआउट किया कि अभी मंथली एक्सपेंसेस क्या है, हमारा MIS क्या बनेगा, मुझे कितनी सैलरी पे करनी क्या है, सबको मैं कितना अर्न कर रहा हूँ और उसके लिए कितना पैसे की और कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी. पूरा एक ब्रैकेट बना के हम उनके सामने बैठ गए आराम से कि सर मेरे को ये बिज़नेस चलाने के लिए इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इतने स्टाफ की ज़रूरत पड़ी और इतने टाइम तक आप ये पैसे विड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी जब तक स्टैंड अप नहीं हो जाऊँगा, खड़ा नहीं हो जाऊँगा अपने पैर पे, तब तक आपको सपोर्ट करना है और जब आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे. उन्होंने बोला जितने साल आपको सपोर्ट चाहिए उतने साल सपोर्ट होगा, लेकिन आपको एंटरप्रेन्योर बनने की आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आज मैं अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अब बन जाओ. बोला ठीक है. हमने उसी टाइम पे तय कर दिया कि अभी एंटरप्रेन्योर बन जाना है. अगर बॉस सपोर्ट करते हैं, जब कंपनी का मालिक सपोर्ट करता है तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए. और हमने वो बोल्ड डिसीजन ले लिया. हमारे जितने भी उस टाइम के एग्जीक्यूटिव स्टाफ थे उससे मैंने डिस्कशन किया कि ये महीने के बाद आप मेरे पेरोल पे वर्क करोगे, कंपनी के पेरोल पे वर्क नहीं करोगे. अगर आपको सूटेबल है तो आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हो, या बड़ी बड़ी नई कंपनियाँ आएगी आप उसमें मूव कर सकते हो. जिन जिन लोगों को भरोसा था वो सब मेरे साथ जुड़े रहे और आज उस बात को शायद 15 से 17 साल हो गए और आज मैं वही कंपनी के साथ और सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह काम कर रहा हूँ. उस साल तक जब मैं सैलरीड पर्सन था, आज मैं प्रोफेशनल पर्सन एंटरप्रेन्योर के वर्क कर रहा हूँ. उस टाइम पे जो मेरी स्ट्रेंथ थी आज शायद मेरी स्ट्रेंथ उससे 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ गई. अगर और जो कहते हैं जॉब नॉट फॉर एवर, उन्होंने भी यही समझाया था, अगर जॉब करते रहोगे तो कभी बड़े नहीं बन पाओगे, बड़े बनना है तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा. और ये स्लोगन उन्होंने भी सपोर्ट करके हमको सही करके बताया और इस तरह से हमारी एज ए बिजनेसमैन की जर्नी स्टार्ट हुई. सो आपने आशिका स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी जो कोलकाता बेस्ड कंपनी है वो एज एन एम्प्लॉय 2008 में ज्वाइन की. यस. और फिर आप एंटरप्रेन्योर बन गए. हाँ. और उसी कंपनी में एज ए ब्रोकर आप हाँ. एज एन एंटरप्रेन्योर आप काम कर रहे हो. काम कर रहे हैं. जब आप एंटरप्रेन्योर बने फ्रॉम एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर, उस टाइम पे आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या थी और आपने उसको कैसे सॉल्व किया? उस टाइम पे सबसे बड़ी चैलेंज थी जो रनिंग एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उसको कंटिन्यू करना, दूसरा जो कस्टमर है उनको रिटेन करना, क्योंकि एक कंपनी की खुद की ब्रांच होना और एक बिजनेस पार्टनर की ब्रांच होना, वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. किसी का कॉन्फिडेंस घट जाता है, किसी का पैसे की चिंता हो जाती है, सबका फंड पड़ा होता है और स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रिस्की बिजनेस है और उसमें भी जो नया पर्सन है उसके ऊपर रिस्क लेने का.
लेकिन जो कस्टमर थे वो भी बहुत मतलब हमारे फैमिलियर थे, बहुत हेल्पफुल थे और हमारी कंपनी वाले भी बहुत हेल्पफुल थे। तो हमने उसको कहीं न कहीं सबसे कस्टमर से भी मीटिंग किया और सबसे बात करके हमने कंक्लूड किया। तो सबका सपोर्ट हमको मिला उस टाइम पे कि वर्स्ट टाइम है हम आपको सपोर्ट करेंगे, बेस्ट टाइम में आप हमको सपोर्ट करना। और जितने भी कस्टमर उस टाइम पे मेरे साथ जुड़े रहे, आज उन लोगों ने कहीं न कहीं बम्पर प्रॉफ़िट मेरे साथ किया हुआ है। तो एक मजबूत आज के दिन में गुजरात में अगर आशिका का मजबूत एम्पायर हम खड़ा कर सके हैं। एज ए बिजनेस पार्टनर ऑफ आशिका स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, आप क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करते हो अपने कस्टमर्स को? हम कस्टमर को एनएसई, बीएसई, एफएनडो, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, सीडीएसएल सारे जितने भी बिजनेस प्रोडक्ट है उसमें सब में अकाउंट ओपनिंग का हम ऑफर करते हैं। उसके अलावा हमारी कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट निकलते हैं, उसको स्टडी करके सब स्टॉक बाय कर सकते हैं। हम पोर्टफोलियो भी एडवाइस करते हैं, म्यूचुअल फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सारे वर्टिकल हम डायरेक्ट चलाते हैं। आप अपने बिजनेस की कोई ऐसी टिटबिट, ऐसी कोई जानकारी दे सकते हो जो सिर्फ आपको पता हो और आम जनता को ना पता हो? देखिए, ये टिटबिट वाली जो बाइट है ना वो पता सबको होती है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता है। कि जैसे एक मैं छोटा सा बताऊँ, शादी करके भी पछताऊँ, शादी ना करके भी पछताऊँ, दोनों को पता है, लेकिन सब फिर भी शादी करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई शेयर बाजार में भी ऐसा है, स्टॉक लोगे तो भी पछताओगे, नहीं लोगे तो भी पछताओगे। लेकिन मैं एक स्लोगन उन सबको देता हूँ जो लोग भी स्टॉक मार्केट में रिलेटेड है, बैड फॉर बाय एंड गुड फॉर सेल। जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है तब बाय करना चाहिए, और जब रोजी रोजी पिक्चर होता है, बहुत अच्छा पिक्चर है, अरे आज सेंसेक्स ने 500 पॉइंट बढ़ा छलांग लगाई, आज निफ्टी ने 300 पॉइंट की छलांग लगाई, ये जब न्यूज़ आते हैं, आज मार्केट के 2 लाख करोड़ बढ़ गया, तो तब अपने को माल सेल करना चाहिए। क्योंकि जब दिवाली आती है तभी माल सेल किया जाता है और वर्स्ट कंडीशन में माल इकट्ठा किया जाता है। क्योंकि बेस्ट बाय कब होता है? जब डिप आती है, और बेस्ट सेल कब आता है? जब डिमांड आती है। तो बाय और सेल वो डिमांड और सप्लाई का गेम है और उसको फॉलो करते काम करना चाहिए। ये स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में व्हाट नेक्स्ट, अब नया क्या है? स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस इटसेल्फ रोज नहीं होता है। आप देखेंगे, आज से पहले आप देखेंगे तो जो कंपनियां काम करती थी, सबसे पहले देखेंगे 80 के दायके में तो सब कापड़ की कंपनियां काम करती थी। 90 का दायका आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां आई। 2000 का दायका आया तो .com कंपनियां आई। 2011 से लेकर तो देखो तो बैंकिंग का आया। आज आप देखेंगे तो एआई का ज़माना आ गया है। तो ये तो हर 10 साल पे इंडस्ट्री चेंज होती रहती है, लेकिन उसके साथ कदम से कदम मिला के आप अपना पोर्टफोलियो कैसे चेंज करते हो, कैसे डाइवर्ट करते हो और कैसे वही मार्केट में डटे रहते हो, वो सबसे बड़ी चैलेंज जिसको आपको उसमें से निकलना है। कि भाई एक शेयर है, आपने 100 रुपये में लिया है, 2000 हो गया, 3000 हो गया, भाई आपको इनफ प्रॉफिट मिल रहा है तो आप क्यों ज़्यादा ग्रेडी बनते हो? दूसरा स्टॉक लोगे तो वो भी ग्रो होने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो लिया वही ग्रो होने वाला है, जो नहीं लिया था वो भी बाद में ग्रो होने वाला है। क्योंकि इंडस्ट्री का परसेप्शन हर टाइम पे बदलता रहता है। आज बैंकिंग के लिए अच्छा टाइम है तो कल टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा टाइम आएगा, कल टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा टाइम है तो उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा टाइम आएगा। तो टाइम तो बदलता रहता है और तेज़ी भी सब इंडस्ट्रियों की बदलती रहती है। तो वैसे जैसे जैसे इंडस्ट्रियों की तेज़ी बदलती है वैसे वैसे हमको चेंज रहना चाहिए। देखिए, हर एक इंसान के लाइफ में सक्सेस फेलियर्स दोनों आते हैं। फेलियर्स ज़्यादा होते हैं, सक्सेस कम होते हैं। आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा फेलियर बता सकते हो जिसने आपको झंझोड़ दिया हो? एक बात बताऊं, जी। फेलियर कुछ नहीं होता है लाइफ में। फेलियर एक कहानी है। आप जब हिम्मत हार जाते हो ना, वही फेलियर है। लेकिन जब तक आपकी हिम्मत आपके साथ है, आपका स्टाफ आपके साथ है और आपका फैमिली आपके साथ है, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप कभी हार ही नहीं सकते हो। क्या खूब कहा सिर्फ आपने। एक चीज़ है, आपको हिम्मत रखना है और जो आपके साथ उसके ऊपर ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट नहीं रखोगे ना किसी के ऊपर तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, बुरे को निकालते जाओ, अच्छे को रखते जाओ। यही अपने को ट्रेडिशन फॉलो करना है। प्रेयस जी, एक यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर जो इस आपकी इंडस्ट्री में आना चाहता है, उसके लिए आपका कोई 1 पॉइंटर 2 पॉइंटर, उसके लिए आप कोई इंफॉर्मेशन देना चाहोगे? इन्फॉर्मेशन 2 है। विज़न लॉन्ग टर्म का रखिए, स्टैंड शॉर्ट टर्म का रखिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसके ऊपर एक्सरसाइज कीजिए और सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए। यही स्लोगन है। थैंक यू। और प्रेयस जी, आजकल आईटी का ज़माना है, हर एक चीज़ में हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। आपके बिजनेस में आईटी का क्या रोल है? मेरे बिजनेस में आईटी सब कुछ है। मेरा अकाउंट ओपनिंग ऑटोमेटिक होता है, मतलब अभी एप्लीकेशन बेस हो गया है सब कुछ। ट्रेडिंग मोबाइल बेस हो गया है, थिंकिंग भी मोबाइल बेस हो गया है।
आप देखो किसी को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, सबको मोबाइल पढ़ना है। आज देखो किसी को मतलब गाने वो क्या बोलते हैं स्पीकर पे नहीं सुनने हैं, ईयरफोन पे सुनने हैं, तो सब डिजिटल पे आ गया है। और अब डिजिटल के साथ में नहीं चलोगे तो दुनिया के साथ में नहीं चल पाओगे। तो आई थिंक अगर आप सोचो तो भी डिजिटल ही सोचो। मैं तो कहता हूँ कि डिजिटल में ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके हमको सक्सेस मिले। ऐसा मत सोचो कि डिजिटल को हम कैसे परास्त करके आगे चलते थे, वो पॉसिबल होने वाला ही नहीं है अभी। अब जमाना चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज है, यानी हमें डिजिटल को अपना लेना चाहिए। डिजिटली को ही अपनाना पड़ेगा। समय के साथ चलोगे तो समय के साथ रहोगे, वरना कहीं ना कहीं गुम हो जाओगे, ऐसी बात ही है। तो वैसे आपकी कंपनी में आप पूरा प्रोसेस 100% पेपरलेस रखते हो? हमारा अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन है, पेन पे आउट ऑनलाइन है, डीमेट का पेन पे आउट ऑनलाइन है। आप अपने मोबाइल से सब कुछ कर सकते हो। आपको पैसे मांगने के लिए भी मेरे को फ़ोन नहीं करना है, पैसे देने के लिए भी फ़ोन नहीं करना है, ट्रेड करने के लिए भी फ़ोन नहीं करना है, और ट्रेड के रिजेक्शन के लिए भी फ़ोन नहीं करना है। सब कुछ प्रोसेस ऑटोमेटेड है। परेश जी, क्या आप टिप देते हो? हम टिप नहीं देते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं। कैसे स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए, आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, कितने समय के लिए लगाना चाहिए, पैसा कब निकाल लेना चाहिए, और निकालने के बाद कौन सी जगह फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारी प्रोसेस हम उसको समझाते हैं। हमारे पास जब कस्टमर आता है तब वो हमारा कस्टमर नहीं रहता है, वो हमारा फैमिली मेम्बर बन जाता है। हम किसी को भी कस्टमर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम उसको फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक हमारी रोजी रोटी जिंदा है, और जब तक हमको रोजी रोटी चाहिए तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। अगर एक बार वो मूव ऑन हो गया तो वो वापस नहीं आता है। क्योंकि कोई भी आदमी मूव ऑन तब होता है जब आपसे नाराज़ होता है, और नाराज़ हुआ हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता है। तो हम उतना केयर लेते हैं उसकी। परेश जी, आपके जो कस्टमर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो कैसे दिखते हैं? उनकी इनकम लेवल, उनका एज ग्रुप, कैसे कस्टमर्स आपको पसंद है, कैसे आपके करंट कस्टमर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारे करंट कस्टमर के बारे में बात करें ना, तो हम कभी कस्टमर के फंड कितना है उसके पास वो देख के हम उसको कैरी नहीं करते हैं। उसका स्ट्रेंथ हम नहीं देखते, हम उसका स्ट्रेंथ कैसे बना सकेंगे, उसको कैसे समझा सकेंगे, वो मेरे को कितना अंडरस्टैंड करता है, मेरे स्टाफ को कितना अंडरस्टैंड करता है, और हमारे विज़न को कैसे फॉलो करता है, उसको ध्यान में रखते धीरे 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 करके उसकी स्ट्रेंथ बनाते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी पहली बार आता है ना, तो कोई करोड़ रुपये लेके नहीं आता है, आता है 10,000 रुपये लेके। लेकिन जब उसको प्रॉफिट मिलता है ना, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है, और उसकी हिम्मत बढ़ती है ना, तब वो पैसा धीरे 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 इनपुट्स देता है, और उसको संभालना ही बड़ी बात होती है। कि आज के दिन में देखेंगे कई बार बड़े बड़े फॉल आ जाते हैं। जब फॉल आ गए और उसके घर में भी पहले 1 करोड़ का माल था, आज वो 40 लाख का हो गया, फिर 1.5 करोड़ का हुआ, तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है। क्यों? कि भाई 1 करोड़ का था तो बेचा नहीं, 40 लाख हो गया, 40 करोड़ का 1.5 करोड़ हुआ, तो माल में तो कोई इनपुट आउटपुट हुआ नहीं, समय भी चला गया और पैसा भी चला गया। भाई आपने 1 करोड़ का माल बेचा था, वही माल आपने 60 लाख में वापस लिया, तो वो 40 लाख आपका प्रॉफिट है। आपका 40 लाख वाला माल 1 करोड़ वापस हो गया, वो प्रॉफिट नहीं, क्योंकि तो पहले 1 करोड़ था, तो प्रॉफिट कहाँ पे आया? और 1.5 करोड़ हुआ तो उसके लिए आपने समय गंवाया है, तो वो भी प्रॉफिट कहाँ से आया? प्रॉफिट कब आया? आपने 40 लाख का 60 लाख का स्टॉक जो लिया था, वो 60 लाख का लिया हुआ स्टॉक 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ का लिया हुआ स्टॉक आपने बेचा, फिर वही स्टॉक 60 लाख में लिया और वो 1.5 करोड़ हुआ, तो आपको प्रॉफिट हुआ है 1 करोड़ 90 लाख का। मतलब 50 लाख लगाया था, 1 करोड़ 40 लाख का प्रॉफिट है। अदरवाइज वो प्रॉफिट 40 लाख का है, और लाइफ के 5 साल कम हो गए, वो तो मुनाफे के, तो वो कौन सा प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट ये है कि कोई भी इंडस्ट्री को चेंज करते रहो। जैसे पहले मेटल का ज़माना था, मेटल बहुत खूब चला, आज आईटी का ज़माना है, अभी एआई का ज़माना है, तो जो चल रहा है उसमें चढ़ जाओ, जो गिर रहा है उसको छोड़ दो। भाई 200 में नहीं बेचा तो 180 में तो बेचो, प्रॉफिट में बेच रहे हो, क्यों 300 में बेचने की ख्वाहिश रखते हो? जब प्रॉफिट मिला, जिस दिन पैसा बनाया वही दिन का प्रॉफिट है, जिस दिन माल बेचा लॉस किया उसी दिन का लॉस है, दूसरे दिन कैरी मत करो उसको। परेश जी, आज की तारीख में भारतीय स्टॉक मार्केट में 5-5.5 हजार कंपनियां हैं, जो पिछले 5, 6, 7 दशकों में इकट्ठी हुई है। इसका आगे का भविष्य क्या है? देखिए, 5-5.5 हज़ार कंपनियां लिस्टिंगकरण हो गई है, वो अच्छी बात है, लेकिन 5-5.5 हज़ार कंपनियों में एक्चुअल वर्किंग कितनी कंपनियां हैं वो देखना चाहिए। वो तो लिस्टिंग जिसको भी करना है वो तो सेबी के नॉर्म्स फॉलो करेगा, तो शायद 5 करोड़ की कंपनी भी आज लिस्टिंग हो जाती है 50 करोड़ पे, लेकिन वो कंपनी नहीं होती, वो एक्चुअल पीडी ही होती है। कंपनी क्या है? जो कॉर्पोरेट्स है। आज के दिन में देखिए टीसीएस या टाटा सन्स है, टाटा की कंपनियां वो कॉर्पोरेट कहते हैं, एलएनटी को कॉर्पोरेट कहते हैं, आईसीआईसी को कॉर्पोरेट कह सकते हैं, लेकिन वो अपने वहाँ एक रियल एस्टेट कंपनी होती है, एक बंगले की स्कीम रखती है और 25 करोड़ का आईपीओ निकाल के खुद को कंपनी कहती है, तो वो कंपनी नहीं होती है। मेरे हिसाब से 5-5.5 हज़ार कंपनियां जो है ना,
उसमें से रियल कंपनी शायद 500 होगी, 5,000 कंपनी फेक चल रही है बाजार में। फेक इन मतलब कि पीढ़ी कल्चर, फेक मतलब कि वो गलत आंकड़े दिखाते कहना नहीं है, पीढ़ी कल्चर है, वहाँ पे प्रोफेशनल कल्चर नहीं है। प्रोफेशनल कल्चर क्या, जो परफॉर्म करेगा उसको प्रमोट किया जाएगा और जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको डिमोट किया जाएगा, वो प्रोफेशनल कल्चर है, वो कंपनी को आगे लेके जाते हैं, उसको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। टैलेंट बाहर आता है, बरोबर है, और पॉलिटिक्स दब जाता है, उसको प्रोफेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स आगे आ जाए और प्रोफेशन दब जाए, उसको थोड़ी अपने ये प्रोफेशनल कंपनियां कहते हैं, तो वो कॉर्पोरेट नहीं होती है। कॉर्पोरेट कंपनियां 500 है, बाकी सब पीढ़ी कल्चर है। मतलब मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट 500 कंपनियों के अंदर ही सिमटा हुआ है आज के दिन में भी। प्रेश जी, आपके ये पॉइंट से मुझे दूसरा एक नया पॉइंट समझ में आया कि आईपीओ भी आजकल बहुत आ रहे हैं। लोगों के लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, काफी टेंशन है, काफी मन उठाव चल रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? आईपीओ तो क्या हो गया है, किंग क्रॉस वाली बात है, लग गए तो करोड़पति, न लग गए तो रोडपति। लेकिन जब सब मास हो जाता है, आज के दिन में देखेंगे तो आईपीओ में 2-2 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहाँ से आते किसी को मालूम नहीं है। आप रियल मार्केट कंडीशन देखोगे तो आप बिजनेसमैन हो तो किसी को पैसा देने का बाकी है वो बाकी रखते हो और जाके स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हो, आईपीओ पे पैसा दो। आप देखो लास्ट 5 से 6 आईपीओ डिस्काउंट में खुले, वो तो शुक्र है मार्केट का, इंडियन मार्केट का, कभी 5% 10% शायद डिस्काउंट में खुले। कभी कभी आईपीओ 50-50 डिस्काउंट में जब नीचे खुलते हैं ना, तब जो पैसे कमाने में 5 आईपीओ में पैसे जो कमाए थे वो एक ही आईपीओ में चले जाते हैं। तो ब्लाइंडली आईपीओ में पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले उसका जो डीआरएचपी है, जो फाइल होता है, उसको पढ़ना चाहिए। वो कौन से सेगमेंट में बिजनेस करता है उसको पढ़ना चाहिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आने वाले 5 साल का 10 साल का वो प्रमोटर का विजन क्या है, वो खुद को कहाँ देखना चाहता है वो सबसे पहले देखना चाहिए, और उसकी इक्विटी कितनी डाइल्यूट करता है वो देखना चाहिए। ये सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, ना कि ऐसे में आईपीओ 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लगा दिया। 1.5 लाख रुपया लगाने में 1 मिनट लगेगा, वापस लाने में 1 साल लगेगा। तो 1 साल बर्बाद करना है तो ब्लाइंडली आईपीओ में पैसा लगा दो, बाकी स्टडी करके पैसा लगाओ। प्रेश जी, आखिरी सवाल, भारत में यंगस्टर्स, डबल इनकम कपल्स, खास करके यंगस्टर्स काफी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, उन पे आपका क्या मानना है, उनके लिए आपका अभिप्राय क्या है? जब आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, जब हमने स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में कदम रखा था 1999-2000 में, तो मेरे फादर कह रहे थे यार तू स्टॉक मार्केट में मत जा। मैंने बोला क्यों? बोले तेरे को कोई लड़की नहीं देगा, तेरी शादी नहीं होगी। मेरे को बोले, अरे मैं बोला ये इतनी बड़ी उभरती हुई इंडस्ट्री है तो तुम ऐसी बात करो। उस टाइम पे सेंसेक्स शायद 3500 था, मैं एम्प्लॉय ढूंढ रहा था मार्केट में, मुझे एम्प्लॉय नहीं मिल रहे थे। मतलब नहीं भाई हमारा लड़का शेयर बाजार में काम नहीं करेगा, वहाँ का एटमोसफियर अच्छा नहीं होता है, वहाँ पे सब लॉस करते हैं, ऐसा होता है, सब ऐसी कहानी बताते हैं। और आज के दिन में जो मेरे दोस्त लोग हैं आज वो पापा बन गए हैं, उनको बोलता तुम मेरे साथ चलो तो बड़े बनोगे, वो मेरे साथ नहीं आए, और आज उनके बेटे को बोलते हैं तेरे साथ ले जा बड़ा बन जाएगा। अरे भाई जब बड़ा बनाना था तब तो आए नहीं, अभी बड़े शेयर बाजार में बड़ा बनना है तो स्ट्रगलिंग हो गया है। कोई भी आता है तो क्या बोलता है मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, उसको बोलता हूँ तो कस्टमर कहाँ से लाएगा, चल तेरे को फंडामेंटल एनालिसिस आता है सही बात है, तेरे को टेक्निकल एनालिसिस आता है सही बात है, लेकिन वो सुनेगा कौन? उसके लिए क्लाइंट तो चाहिए। तू क्लाइंट कैसे लाएगा, तू मार्केटिंग कैसे करेगा, तू खुद का बिजनेस एस्टेब्लिश कैसे करेगा जो तेरी 4 लोग सुने, उसके कोई आइडिया लगा, उसके बाद स्टॉक मार्केट में कदम रख। तो हर किसी को स्टॉक मार्केट में हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई ब्रोकर बन नहीं सकता है और हर कोई एडवाइज़र नहीं बन सकता है। एडवाइज़र वही लोग बनते हैं जो खुद लॉस करने के बाद दूसरे के पैसे पे बैट लेना चाहते हैं, वही एडवाइज़र बनते हैं। जनरली कोई पढ़ लिख के एडवाइज़र नहीं बनता है, सब अनुभव से ही एडवाइज़र बनते हैं। ये मेरा परसेप्शन है, सबका अलग अलग हो सकता है ये चीज़ में, लेकिन मेरा परसेप्शन है जो आदमी लॉस करता है ना वो एडवाइज़र बन जाता है। क्यों यार मैंने बेचा और स्टॉक चल दिया, मतलब मेरे को पता अच्छा चलता है, अरे लेकिन भी तेरे बेचने की वेट की जा रही थी, वो उसके पीछे का नहीं सोच रहा है। Thanks a lot, Presh Shah. That was an amazing talk on stock markets. Lots to learn, lots to know. It was one hell of a talk with Mr. Presh Shah. Thank you, sir. Thank you for coming on this podcast. It's a very nice experience with you, and I'm very glad to take this interview. Thank you, sir. Pleasure.